वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल का अगला कदम जो है वो क्या रहने वाला है। डॉक्टर निकुल पटेल, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ है। निरंजन पोर्टर साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। खैर मकदम है, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। निरंजन साहब, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ईडी का ये समन ही गैर कानूनी है और ईडी जब खुद कोर्ट पहुंची है तो उसे फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए ईरम जी, यहाँ पे ये कहेंगे आप कि तू डाल डाल और मैं पात पात वाला खेल चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं आपके टेलीविजन के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को, कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं अपने चतुराई का परिचय देते हुए आप ये मान के चलिए कि जो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार एक लटकी हुई थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने 16 मार्च तक के लिए तो उसको आप ये मान के चलिए उसको इन्होंने अपना उस खतरे को इन्होंने टाल दिया। ये बात क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि जब 5वें सम्मन पे अरविंद केजरीवाल जी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे तो ईडी ने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को 17 फरवरी को तलब किया था कोर्ट में। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक चतुराई और महारत का परिचय देते हुए ये 15 तारीख को ही विश्वास प्रस्ताव सदन में इन्होंने पेश कर दिया, जिससे कोर्ट के अंदर उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति इनकी इतनी समझ लीजिए इनके पास एक बहाना मिल गया कि भाई मेरा आज विश्वास प्रस्ताव है और विश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा के अंदर मुझे विधानसभा में रहना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि पिछले हफ्ते बजट सत्र चालू हुआ विधानसभा का, जिसको इन्होंने लंबा करके और मार्च के पहले हफ्ते तक इसको इन्होंने खींच लिया। तो जब भी कोई बजट सत्र चालू होता है, सदन जब चालू होता है, तो आप ये मान के चलिए अगर उस दौरान अगर कोई भी जांच एजेंसी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर हाथ लगाती हो तो उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष से उसको परमिशन लेनी अनिवार्य होती है, अन्यथा वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अब विधानसभा अध्यक्ष मान लीजिए आम आदमी पार्टी के हैं तो उनकी तरफ से तो परमिशन मिलने का सवाल ही नहीं है। और अब 16 मार्च की जैसे कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को टाइम दे दिया कि आप 16 मार्च को आप आकर के कोर्ट में पेश होइए और अपना जवाब दीजिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 16 मार्च तक तो आप ये मान के चलिए वैसे इनके ऊपर खतरा टल गया गिरफ्तारी का। और उसके बाद में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की अभी अधिसूचना जारी हो जाएगी या यूं कहें कि रणभेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कोर्ट को जाकर के ये बात कह सकेंगे कि देखिए ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूं, मैं पार्टी का मुखिया भी हूं और मैं मुख्यमंत्री भी हूं, तो मुझे आप गिरफ्तारी के ऊपर मुझे स्टे दीजिए कि कोई मुझे चुनाव से पहले यानी कि चुनाव के अंदर मेरी पार्टी का प्रचार करना मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार है। तो कोर्ट शायद उनको गिरफ्तारी से इस चीज के लिए समझ लीजिए एक स्टे दे दे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी ये शय और मात का खेल चल रहा है, इसके अंदर अभी तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी का मामला भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और ईडी कहीं ना कहीं अपने ही चक्रव्यूह के अंदर फंसती हुई दिख रही है। तो मेरा यह मानना है कि अभी 16-17 तारीख तक तो अरविंद केजरीवाल जी को कोई खतरा नहीं है। अगर ये ईडी के संबंध पे पेश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। निरंजन साहब से भी इस पर रिएक्शन लेंगे क्योंकि सियासी लड़ाई है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर देखने को मिलता है, लेकिन ये इल्जाम अक्सर लगता रहता है कि जैसे करप्ट लीडर बताया जाता है, बीजेपी शामिल कर लेती है और उसके बाद इल्जाम जो है वो एक तरह से उछल हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। क्या इस पर कहेंगे आप, क्या रिएक्शन आपका? देखिए निश्चित रूप से ईरम जी, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि 2014 से लेकर के 2019 तक मैं बात कर रहा हूं एक प्रेजेंट एक एपिसोड की, कि अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आदर्श घोटाले का भारतीय जनता पार्टी रह करके आरोप लगाती थी और उनके ऊपर पता नहीं कितने करोड़, मतलब 2014 का चुनाव के अंदर भी उनको ये कहा गया था कि भाई सैनिकों का हक ये लोग खा गए हैं। और 2019 के चुनाव के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब महाराष्ट्र के चुनाव में कैंपेनिंग करने के लिए जाते थे तो ये बात कहते थे। लेकिन आज वही अशोक चौहान जी जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के
टिकट के ऊपर वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर वो आदर्श घोटाला अब आदर्श परिस्थिति में बन चुका है। तो क्या है कि थोड़ा सा इन चीजों को तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से आप एक नहीं अनेक उदाहरण है। तो क्योंकि अगर भ्रष्टाचार है तो फिर मेरा भ्रष्टाचार अच्छा और उसका भ्रष्टाचार बुरा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार की तो मेरे हिसाब से संज्ञा एक ही है, और इसके अंदर अगर आप तमाम चीजों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस चीज से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई उसके पास मेरे हिसाब से कोई तर्कपूर्ण उत्तर उनके पास नहीं है। चाहे इसके अंदर अजित पवार जी का नाम ले लें, चाहे इसके अंदर और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी जैसे ही अपने आप में शामिल करवाती है उसके बाद में वो भ्रष्टाचार मुक्त माने जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी की हम बात कर रहे थे ईरम जी, तो इसके अंदर एक चीज निश्चित रूप से है, और वो मैं यहाँ पे मुक्त कंठ से कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके की राजनीति की कस्में खा करके आए थे भारतीय राजनीति के अंदर, और वो कहते थे कि हमें इस राजनीति को गंदगी को साफ करने के लिए हमें गंदगी में उतरना पड़ेगा, और उसके बाद में वो जिस तरीके से बयान उनके आज भी सार्वजनिक पटल पे उनके बयान है जिसमें वो कहते थे कि जब भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसको उसका ट्रायल फेस करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब वही चीज स्वयं पे आती है तो सबूत नहीं मिले या ताबूत नहीं मिला या क्या नहीं मिला, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दोहरा चरित्र दिखाती हैं। तो आज की तारीख के अंदर जनता कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हतप्रभ है। चाहे इसके अंदर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी लोग क्या करते हैं कि स्वयं रचित एक सर्टिफिकेट अपना तैयार करके रखते हैं कि भाई हमने जिसको सर्टिफिकेट दे दिया वो भ्रष्टाचार, वो सदाचारी है, और जिसको हमने आरोपित बना दिया वो कदाचारी है। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और अब तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार इस देश के अंदर पता नहीं क्या मखौल बन गया है कि किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो और उसके बाद में जैसे ही वो राजनीति की कलाबाजी खाता है वो नीट एंड क्लीन होकर के आ जाता है। थोड़ा सा बहुत सारी चीजें वेदनादायक है। ठीक है, ठीक है। निरंजन पोटर साहब, आपसे भी रिएक्शन पहले लेना चाहेंगे। क्या इस तरह की बयानबाजी आज के मुआशरे में किस तरह का इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर मुसलमानों के हुकूक की भी आप बात कर रहे हैं तो इस तरह के बयानों से कम क्या परहेज करना चाहिए? क्योंकि जो तारीख में हुआ उन पन्नों को पलट चुके हैं, अब दोबारा उसी पर नजर डालना कैसा है? देखिए ईरम जी, मेरा यह मानना है सन 1947 से लेकर के 2019 यानी कि 2020 तक ये मामला कोर्ट के विचाराधीन था, और उसके बाद में 2020 के अंदर जब ये फैसला आया तो उसके बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इसको सिरोधार्य किया और इस चीज को स्वीकार किया। और उसके बाद में जिस तरीके से भाईचारे और शांति से पूरा देश एक समझ लीजिए इस फैसले को अपने सिरमाथे पे सबने, चाहे किसी के मन में संतुष्टि थी चाहे किसी के मन में असंतुष्टि थी, लेकिन स्वीकार जरूर किया। लेकिन आज जिस तरीके से सदुद्दीन ओवैसी विश्वमन कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के दोबारा से पुराने घाव कुरेद रहे हैं लोगों के, और कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक हिसाब से समझ लीजिए विश्वमन कर रहे हैं। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि इनको आज ये एक तरह का आप ये मान के चलिए, जिस समय एक समय हुआ करता था जब ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले जैसे कश्मीर के युवाओं को भटका करके और उनको गुमराह करके और उनको मुख्य धारा से काटने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी आज वो नई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रूप में नजर आ रहे हैं। अरे भाई, आप तो यहाँ पे लोगों को बहका करके भड़का करके लोगों को उग्र करके चले जाओगे, जहां आप स्पीच कर रहे हो वहां लोगों के खून में आप चीटियां चला दोगे। लेकिन आप एक बात बताइए, उस चीज से बहक करके अगर कोई मुस्लिम युवा या कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई असामाजिक काम कर देगा या किसी प्रकार की कोई असंवैधानिक घटना अगर वो कर देगा, तो उसके परिवार का, उसके माँ बाप का, उसकी जिंदगी का कौन उसका जिम्मेदार होगा? कम से कम आपको अब दानिशमंदी की बात करनी चाहिए, आपको अब गुर्बत के ऊपर बात करनी चाहिए। अब आपको समाज के, अगर आप सही में मुस्लिम समाज के हितैषी है तो आपको आज जो ये मुस्लिम समाज बिल्कुल निचले तबके पे जा रहा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ विकास और संपन्नता की दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल निचले पायदान पे जा रहा है। तो इसको कैसे, इसको समावेशी समाज बनाया जाए,
बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर उतनी बात होनी चाहिए जितनी होती हुई नजर नहीं आ रही। निरंजन साहब क्योंकि मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि मुस्लिम हुकूक असल में मुसलमानों को क्या चाहिए मुआशरे के अंदर, उसके बारे में बात हो ना हो, लेकिन इस तरह की सियासत खूब देखने को मिलती है। अपने अपने तरीके से एक वोट बैंक है, उसे राग़िब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब वोटर भी बेदार कहा जाता है कि है, अपने मुद्दों को जानता है और असल में क्या उसे चाहिए इस बारे में बखूबी जानकारी लेकर ही पहुंचता है वोटिंग सेंटर्स पर। क्या लगता है इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुसलमानों के मुद्दे उठा भी रहे हैं तो दूसरे जो कानूनी विकल्प है उन्हें तलाशने की जरूरत यहां पर महसूस करनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछले 8-10 वर्षों के अंदर हम देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक रूप से जो एक उद्गम हुआ था, चाहे वो बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या तमाम जगह वो अपने तेलंगाना से निकल करके चुनाव लड़ने के लिए गए और उन्होंने जिस तरीके से विश्वमन किया और कई जगह उनको कुछ सफलताएं भी मिली, तो उसको देख करके उनको ऐसा लगा था कि वो इसी ट्रैक से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में जब लोगों को ये बात समझ में आई कि ये केवल और केवल ये इनका एक एजेंडा है, बाकी ये किसी का भला या किसी इन चीजों से ठीक है निरंजन साहब, निरंजन पोटर साहब की बात मुकम्मल कर लेते हैं। निरंजन साहब अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था, और उसके बाद में जैसे लोगों को समझ में आया, पिछले 3-4 वर्षों से आप देखेंगे कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, इन्होंने गुजरात के अंदर अपने प्रत्याशी खड़े करे, लेकिन इनको अब कहीं सफलता नहीं मिल रही। यानी आप ये मान के चलिए कि अब इनको लोग बिल्कुल अस्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि दीपक जब बुझता है उससे पहले फड़फड़ाता है, तो आज कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की भी वो स्थिति है। लेकिन उनको ये चीज समझना चाहिए कि उनके इस जहरीले भाषणों से अगर एक व्यक्ति भी भ्रमित हुआ और अगर मान लीजिए वो उसने कोई ऐसी गतिविधि कर दी जिससे उसका परिवार और उसका जीवन, आप ये समझ लीजिए, बड़ी मुसीबतों में पड़ जाएगा। तो इनको ये सब चीजें समझनी चाहिए और इनको अगर समाज का भला करना है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर इनको समाज का भला करना है तो इनको शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो असल मुद्दे हैं मुसलमानों की जिनसे तरक्की हो सकती है, उन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की बयानबाजी की। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल